Now is the magnetic flux. Magnetic flux is same as rate of electric flux. वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी. The flux will area of 1 meter square in XY plane and a magnetic field of 1 Tesla directed along Z axis. So you know that these X, Y, X and Z axis they are at 90 degree to each other. They are perpendicular. So अगर magnetic field Z axis में है और area XY plane में है, so it's mean कि magnetic field is perpendicular to area. और हमारे पास magnetic flux इसके बराबर है. Magnetic flux मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की और cos थीटा के बराबर है. सही है. सो यहाँ पर एंगल क्या है 90 डिग्री है. सो cos 90 इज इक्वल टू 0. सो द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0. नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0.707 इज सेटिस्फाइड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल. सो अगर हम cos 45 को ले सो इट इज इक्वल टू 0.707 और cos 30 इज आई गेस 0.86 समथिंग और एट समथिंग और cos 60 इज 0.5 या 1/2 के बराबर है और 90 तो आपको पता है कि 0 के बराबर है. तो मैक्सवेल इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन CGS सिस्टम. ठीक है. सो that is 34 number. Now 35 is a circular roof of radius r carrying current I in lies xy plane with the center at the origin. The total magnetic flux to xy plane is. So let's draw xy plane. अब हमारे पास एक लूप है जिसकी सेंटर ओरिजिन पे है. सही है. अब इस लूप में करंट जा रही है और यू नो दैट करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. नाउ अगर हम इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें सो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी बाय अप्लाइंग राइट हैंड रूल. सही है. सो अगर हम फिंगर को सॉरी इस तरफ कर्व कर लें, अगर हम फिंगर को कर्व कर लें तो हमारे पास क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह आएगी. सही है. सो अगर हम इसको देखें सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है और यहाँ पर वापस अंदर जा रही है. सो एक्स वाई प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि इक्वल मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी जा रही है, इक्वल मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी आ रही है. सो अंदर और बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है. सो दे विल कैंसिल ईच अदर एंड द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 0. 1 वेबर इज इक्वल टू. सो वेबर किसके बराबर? वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है मैग्नेटिक फील्ड के और एरिया के. अब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन मीटर एम्पेयर. सही है. और एरिया आ गई मीटर स्क्वायर की. सो मीटर स्क्वायर और मीटर विल कैंसिल एंड द फाइनल यूनिट विल बी न्यूटन मीटर पर एम्पेयर व्हिच इज ऑप्शन बी. Ampere's law is not included in syllabus, so we will just exclude this from our practice. A current carrying solenoid. The expression for magnetic field due to a current carrying solenoid is which iron core placed inside it. So हमारे पास हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से जो भी आता है. सो ये बराबर है परमेबिलिटी इन वैक्यूम करंट और हमारे पास आ गई नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी. सही है. या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सो अब हमने कोर को इंट्रोड्यूस किया. सो सही है. सो दिस परमेबिलिटी इन वैक्यूम विल सिंपली रिप्लेस बाय परमेबिलिटी ऑफ इन मीडियम और ये परमेबिलिटी ऑफ मीडियम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं परमेबिलिटी इन वैक्यूम इनटू रिलेटिव परमिटिविटी और पूरी इक्वेशन किस तरह बन जाएगी करंट आ जाएगी और नंबर ऑफ टर्न डेंसिटी आ जाएगी. सो ना तो ये इक्वेशन भी ठीक है और इक्वेशन भी ठीक है. सो ये दोनों गिवन नहीं है. सो ऑप्शन डी नन. द सोलेनॉइड B has twice radius and 6 times the number of turns per unit length as solenoid A. The ratio of magnetic field in interior of B to that of the interior of A. So magnetic field intensity only depends on number of turns and number of turns of B is 6 times that of A. So its magnetic field is 6 times more than A. सही है. सोलेनॉइड ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड रेडियस इसमें गिवन है लेकिन रेडियस का कोई कनेक्शन नहीं है मैग्नेटिक फील्ड से. सो सोलेनॉइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड विद 2 layers of wire. The inner layer has 50 turns and the outer layer has 40 turns. A current of 3 ampere flows in a layer in the same direction. What is the magnitude of the magnetic flux density along the axis of solenoid? So करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में जा रही है. सो दोनों की जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ऐड हो जाएगी. अब सोलेनॉइड में हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है. सो मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड इज इक्वल टू परमेबिलिटी इन वैक्यूम करंट आ गई और नंबर ऑफ टर्न्स या हम इस तरह भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. अब हमारे पास दो वायर्स थी. एक में नंबर ऑफ टर्न्स 50 थी और दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स 40 थे और हमारे पास लेंथ ऑफ वायर थी 10 सेंटीमीटर विच इज 0.1 मीटर. अब अगर हम दोनों के मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को फाइंड करेंगे सो दोनों को सेम करंट जा रही है विच इज 3 एम्पेयर. सो दोनों में करंट सेम है और परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम तो कांस्टेंट है. सो हम इस तरह करते हैं कि डायरेक्ट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और करंट को कॉमन ले लेते हैं और दोनों की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऐड कर लेते हैं. अब हमारे पास एक में नंबर ऑफ टर्न्स थी 50 और लेंथ कितनी है 0.1 और दूसरे में थी 40 और 0.1. सो ये बन जाएगी 0.1 50 प्लस 40 90 और 90 डिवाइड बाई 0.1 विल बी 900. सो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी 900 आ गई. अब हम इन दोनों को 900 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो द फाइनल इक्वेशन विल बी लाइक दैट.
सही है, उसको हमने फाइंड कर दिया। अब सिंपली हम हमारे पास परमेबिलिटी किसके बराबर है, 4/5 मल्टीप्लाई 10 को पावर -7 के बराबर है। सही है, और हमारे पास करंट थी 3 एम्पियर और ये हमारे पास बन गई 900। ओके, सो नाउ वी नो दैट, ओके सो नाउ वी नो दैट पाई किसके बराबर है, पाई बराबर है 3.14 के। सही है, और 3 अपनी जगह आ गई। सही है, और 9 को हम क्या कर लेंगे, 9 को हम इस तरह लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 को पावर 2 एस एक्जैक्टली, और यहाँ पर 10 को पावर -7 की, तो 10 को पावर -7 इधर आ जाएगी। अब हम इस तरह करते हैं कि क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 9 करते हैं, सो ये बन जाएगी 27, और 27 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 47 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगी 4 7 28, और ये 2 इधर आ जाएगी, सो 4 2 8 और ये 108 बन जाएगा। सही है, अब हमारे पास 3.14 रह गई। अब हम 3.14 का क्या करेंगे, लेट से हम 3.14 को सिंपली 3 ले लेते हैं। सही है, सो अब 3 को 108 से मल्टीप्लाई करें, सो 3 8 24, ये 2 इधर आ गई 3। सही है, और 3 1 3, और हमारे पास यह अगर हम देख ले तो 10 को पावर -7 और 10 को पावर +2, सो ये बन जाएगी 10 को पावर -5। अब अगर हम पॉइंट को इधर ले आए, सो ये 3.24 मल्टीप्लाई 10 को पावर -3 बन जाएगी। ठीक है, और 10 को पावर -3 की जगह हम मिली ले सकते हैं। सो अगर हम यहाँ ऑप्शन में देख ले, सो 3.24 के समथिंग 3.4 आ रहा है, और मिली की जगह 10 को पावर 3 की जगह मिली इन्होंने ली है। सो B is the correct option. Motion of charge particle in uniform magnetic field. Which of the following particle cannot be accelerated in cyclotron? So हमें पता है कि बेसिकली साइक्लोट्रॉन इज फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल, लेकिन स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव पार्टिकल के लिए हम बीटाट्रॉन लेते हैं। द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग एट एंगल अदर देन 0 and 90 डिग्री। सो अगर चार्ज पार्टिकल 0 एंगल पे एंटर हो जाए ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, वो स्ट्रेट जाएगा, और अगर 90 डिग्री पर एंटर करे सो ये सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन अगर एंगल अदर देन 0 90 हो सो वो हेलिकल ट्रेजेक्टरी बनाएगा। सही है, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नाइदर अलोंग नॉट परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन द ऑर्बिट। सो वही है कि ना परपेंडिकुलर 90 है और ना पैरेलल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ना 0 एंगल है। सो the trajectory will be helical. An electron is moving along the axis of solenoid carrying a current. Which of the following is correct about the magnetic force acting on the electron? So ये along the axis of solenoid जा रही है, और solenoid के along x axis magnetic field भी है। सही है, so the movement of electron is along the magnetic field. So angle 0 हुए, so no force will act. The pitch of helical trajectory of charge particle moving in a uniform magnetic field at which of the following angle? सो बेसिकली ट्रेजेक्टरी में क्या होता है, एंगल अदर देन 0 और 90 है। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 तो कैंसिल हो गई। अब पिच का मतलब ये है कि जो ये हेलिकल इस तरह मोशन करता है हेलिकल ट्रेजेक्टरी में। सही है, सो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम पिच कहते हैं, पिच ऑफ द हेलिकल ट्रेजेक्टरी। अब इसका कनेक्शन cos थीटा से है। सही है, इस पिच का। सो अगर हम देखें तो cos 30 किसके बराबर है, 0.86 के, और cos 60 0.5 के। सो cos 30 has greater value than 60, so the pitch of trajectory at 30 degree will be greater. सही है, the change of mass ratio in terms of velocity of charge particle in a uniform magnetic field. So charge to mass ratio को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको सिंपल से, अगर आपको पेपर में चार्ज टू मास रेशो की इक्वेशन याद नहीं हो, सो आप सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वल ले लेंगे, क्योंकि जब चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है और वहाँ पर सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है, तो उस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, Q B B, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज m v square divided by r. सो दिस वेलोसिटी एंड वेलोसिटी स्क्वायर विल कैंसिल, एंड अगर हम मास को इधर ले आए सो ये बन जाएगा Q by m, और अगर हम B को इधर इस तरफ ले आए, सो इस तरफ एक वेलोसिटी रह गई थी, सो B और इधर B आ जाएगी। सो charge to mass ratio is Q divided by m is equal to velocity divided by magnetic field and radius. अब चार्ज टू मास रेशो m होने उल्टा दिया है। सही है, सो अगर हम मास टू चार्ज कर ले सो b आगे ऊपर आ जाएगा और b नीचे आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी गलत है, सो बी सही है। द चार्ज टू मास रेशो इन टर्म ऑफ पोटेंशियल। अब इन टर्म ऑफ पोटेंशियल हम क्या करेंगे, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल हम ये करेंगे कि ये वेलोसिटी है, सो इस वेलोसिटी को हम पोटेंशियल से रिप्लेस करेंगे और 2 लगाएंगे इसके साथ, और यहाँ पर दोनों पर हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, सो it's the correct expression. An electron enters a magnetic field acting vertically downward with a velocity v from east. The electron is deflected along. So magnetic field vertically downward है और from east जा रही है toward west. So इस तरह हम करते हैं कि डायरेक्शन ड्रा करते हैं। The magnetic field is downward और इलेक्ट्रॉन जा रही है from east toward west. सही है, अब हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉन जा रही है। सही है, सो इलेक्ट्रॉन के लिए हम पाम वाली रूल यूज करेंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ राइट हैंड हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड। अब हमें पता है कि फिंगर किस तरफ होगी, फिंगर होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो फिंगर नीचे हो जाएगी और थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पाम विल गिव अस द डिफ्लेक्शन। सो अगर हम इस तरह कर ले, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड जा रही है और इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड वेस्ट। सो हमारे पास
अगर हम palm को देखें, so palm is towards north, so option A is the correct. A particle of mass m and charge q moving with velocity v degree describe a circular path of radius r when subjected to a uniform transfer magnetic field of induction. The work done by the field, so work done by the field will be zero, क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, या चार्ज पार्टिकल की परपेंडिकुलर होती है जो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है. सो वर्क में क्या है, कॉस थीटा है और कॉस 90 विल बी जीरो. सो जिस तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क नहीं करता, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड भी वर्क नहीं करता. द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड by moving charges is zero. The two particles x and y having equal charges after being accelerated to the same potential difference enter a region of uniform magnetic field and describe circular paths of radii r1 and r2 respectively. The ratio of mass, अब हमने ratio of mass and ratio of mass और radius का बेसिकली हमने रिलेशन फाइंड करना है. सो हमें पता है कि चार्ज टू मास बराबर है वेलोसिटी की और वी आर की. सो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, हम पोटेंशियल वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ये पोटेंशियल हो गई और ये भी आर स्क्वायर हो गई. अब अगर हम इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखें, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट, सो ये सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सो मास ऑफ एक्स एंड मास ऑफ वाई विल बी इक्वल टू आर ऑफ एक्स या आर ऑफ वन या आर ऑफ वाई या आर ऑफ टू भी कह सकते हैं हम इसको. इस तरह इस पर अगर होल स्क्वायर ले लें या अकेले अकेले स्क्वायर ले लें, सो दोनों ठीक है, सही है. तो दिस विल बी आर वन डिवाइड बाई आर टू होल स्क्वायर, not 1/2. सही है, इसको देखिए होल स्क्वायर है. डबल आयनाइज्ड एटम्स, सो आई थिंक वही एक्सक्लूसिव रिपीट हुई है. An electron and a proton enters a magnetic field with equal velocity, which one of them experience more force. So हमें पता है कि फोर्स किसके बराबर है, Q V B. अब मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है और ऑब्वियसली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम है 1.6 × 10⁻⁻19. So both will experience the same force. An electron and proton enter a magnetic field with equal velocity, which of them experience more force. So both, I think वही exclusive repeat है. So both will experience same force. The Lorentz force is the sum of electric and magnetic field. A charged particle is released perpendicularly to a region of uniform and across electric magnetic field. So simply हमें पता है कि वेलोसिटी सेलेक्टर की इक्वेशन से वेलोसिटी किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड. अब हम इस तरह कर लेंगे, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई करें, सो ये बी स्क्वायर आ जाएगी और ई बाई बी. सो ऑप्शन बी सही है. द वेलोसिटी सेलेक्टर ऑफ पार्टिकल इज, वेलोसिटी सेलेक्टर की वेलोसिटी किसके बराबर है, ई बाई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. और किस तरह है कि आपको पता है कि वेलोसिटी सेलेक्टर में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू. सो दिस इज इलेक्ट्रिक, दिस इज मैग्नेटिक. इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर है, क्यू बी के बराबर है और ये बन जाएगी क्यू बी के. तो सिंपली चार्ज विल कैंसिल और यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ई बाई बी. The next is an electron is projected with a velocity v into a region of where the exists a uniform electric field of strength is perpendicular to the uniform magnetic field. If the electron velocity to remain v constant must be, so velocity selection में क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड e by v के बराबर होगा और ये velocity क्या होगी, velocity is perpendicular to both electric and magnetic field. So option B is the correct. The correct expression for torque in a current, so torque के लिए हम क्या लिखते हैं, torque के लिए हम लेते हैं नायाब. सही है, अगर फार्मूला याद ना हो, सो नायाब से याद कर लिया करें, नायाब साइन थीटा या नायाब सिंबल. सो यहाँ पर हमें एक लूप गिवन है और दिस इज फॉर नंबर ऑफ लूप. सो एक लूप के लिए हम वन ले लेंगे और आई ए बी. सो हमारे पास आई ए बी और फाइनल आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन ए. द लास्ट टू आर magnetic resonance is not included in syllabus. So this is the last MCQs of this chapter. A rectangular coil of 100 turn and area of 200 centimeter square carrying a 2 ampere current is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla. The maximum torque on the coil is, so मैंने आपको फार्मूला बताया कि फार्मूला किसके बराबर है, टॉर्क किसके बराबर है, नायाब के. सही है, अगर फार्मूला याद ना हो, सो नायाब से याद कर लें. अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स थी 100, एरिया है 200, करंट है 2 और 2 टेस्ला. सो 100 2 एरिया थी 200. अब सेंटीमीटर की जगह हम -2 लिख लेते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 2 आ गई. अब देखो मैं आपको कैलकुलेशन इजी करके दिखाता हूँ. 100 को हम किस तरह लिख लेंगे, 10⁻²लिख लेंगे. सही है, ये 0 10⁻² हो जाएगी. सही है, अब ये +2 +2 +4 बन जाएगी और ये 10⁻⁻4 बन जाएगी. सो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे. अब ये 0 भी खत्म हो गई, ये 0 भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गया. बच गया हमारे पास क्या, ये 2 2 और 2. सो 2 2 × 4 और × 2 विल बी 8 न्यूटन मीटर. So this is the end of electromagnetism.